स्पष्ट है मुख्यमंत्री, वोट इन सबका लेना है और लट भी इनको बाद में सबको मारना है। काम अपने लोग करना है। स्कूल बंद हो रहे हैं, खुल क्या रहा? धार्मिक दुकानें, उनसे स्कूल कॉलेज छीन लो, उनसे हॉस्पिटल छीन लो, उनको दिए बाती मोमबत्ती पकड़ा दो उनके हाथ में। तो विचार की शक्ति बड़ी शक्ति है। और वो विचार आएगा कहाँ से? सिर्फ मूर्तियों को पूजने से तो नहीं आएगा, सिर्फ माथा टेकने से तो नहीं आएगा। आपको महान पुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उनके संघर्ष को पढ़ना पड़ेगा और उस संघर्ष पे चलना भी पड़ेगा। आप पे बैक टू सोसाइटी नहीं करोगे, आप समाज में कोई योगदान नहीं दोगे तो समाज में कैसे बदलाव हो जाएगा? लड़ाई आर पार की, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साकेत, कुशवाहा, बिंद्र, राजभर, केवट, मल्ला, कितने एसएचओ बनाए, कितने एसपी बनाए, कितने एसएसपी बनाए, कितने डीएम बनाए, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटी, कितने बने? सबसे बड़े सूबे को सिर्फ इस बात के साथ नहीं छोड़ा जा सकता कि सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री निरंकुश किसी के घर पे बुलडोजर चला दो, चलो इनकाउंटर कर दो उठा के, चलो थाने में ले जाकर पीट के मार दो। गोली खाए बैठे हैं, पत्थर खाए बैठे हैं, ऐसे थोड़ा ही छोड़ दें, लाठियाँ खाए बैठे हैं। जब तक अपने लोगों के अधिकार उनके हाथों तक नहीं पहुंचा देते, उनके हाथ जो ऐसे हैं, और जब तक उनके हाथ देने वाले नहीं बनाते, तब तक रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, बटोगे तो कटोगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी कल आप एक कार्यक्रम में शामिल हुए फतेहपुर में। आप कह रहे हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो, सामाजिक न्याय महासम्मेलन, तो वो भी हिंदुत्व को एक करने की बात कर रहे हैं, आप बहुजनों को एक करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो भी कुछ है वो पॉलिटिकल है कि वो सत्ता में कैसे बने रहें, उनका जो एजेंडा है बंटवारे का वो कैसे लागू हो, लोगों में भय कैसे पैदा हो। एक आदमी जो पिछले 7 साल से चीफ मिनिस्टर है, आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन सब उनका अपना है, सारी एजेंसियां उनके पास हैं, सारी फोर्स पुलिस सब उनके पास है, वो भी कहे कि लोगों को डराए, तो ये इससे तो मजाकिया बात नहीं हो सकती। मैं बहुजन भाईचारे को इसलिए एकजुट कर रहा हूँ कि ये जो पुस्तक है जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर हमारे अधिकार लिखित रूप में सुनिश्चित करके गए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट यानी कि हम तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक राज सत्ता हमारे पास नहीं हो। जब बहुजन समाज एकजुट होगा अपने अधिकारों की लड़ाई के प्रति, तब जाके मुझे लगता है कि ये अधिकार, बुनियादी रूप से जो अधिकार उनको मिलने चाहिए संविधान में जो वर्णित है, वो उनको मिलेंगे। आप महसूस कीजिए, आज भी करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं, करोड़ों लोग बिना छत के सोते हैं, करोड़ों लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, करोड़ों लोगों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो क्या बदला है आज़ादी से अब तक? इसलिए मैं मानता हूँ कि अभी तक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। उसको लागू कराने के लिए और उसका फ़ायदा समाज के आखिरी व्यक्ति को मिले, वो आत्मसम्मान का जीवन जी पाए, रोटी कपड़ा मकान, पीने के लिए पानी की परेशानी ना हो, उस पर जुर्म जाति ना हो, उसका मजाक ना बने, उसको सताया ना जाए, इसके लिए आज नहीं तो कल उनको एकजुट होना पड़ेगा। चाहे अब हो जाए, चाहे 20 साल बाद हो जाए। एक तरीका होता है कि आदमी किसी के समझाए से बात समझ के तर्क वितर्क करके बात पर सहमति कर ले। दूसरा, छित पीट के, परेशान होकर, लुट पीट के भी आदमी को एहसास होता है काश मैं पहले इस काम को कर लेता। इसी लखनऊ की धरती पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में जब एक सम्मेलन हुआ था, उनको बुलाया गया था और बहुत लंबे समय बाद वो एक सम्मेलन में आए थे, तब उन्होंने दलित पिछड़े वर्ग के लोगों से ये आग्रह किया था, आपके अधिकार की जो लड़ाई वो एक जैसी लड़ाई, तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों को सम्मान का जीवन देने के लिए आप मिलकर राजनीति कर सकते हैं। मेरा बस ये प्रयास है कि बहुजन समाज में भाईचारा बन जाए। जिस दिन बहुजन समाज में भाईचारा, क्योंकि पीड़ित तो सब है, लाठी तो सब पे चल रही है, जुल्म तो सब पे हो रहा है। हम फतेहपुर से लौटे हैं, प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिला है, शिवम कोरी के नखून उखाड़ ले गए, और आपको जानकर अचरज होगा कि जो SC/ST एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो कंपनसेशन मिलता है वो भी नहीं मिला। उसका तरीका ये है कि FIR के बाद मिलता है एक हिस्सा, और फिर चार्जशीट के बाद, चार्जशीट तक दायर होगी है, 1 पैसा उनको नहीं मिला मुकदमा लड़ने के लिए। तो आप समझिए कि इस सरकार में क्या हो रहा है। तो उसके बाद जो है पत्रकार दिलीप सैनी के परिवार से रात मेरी बात हुई, जिस तरह से उनकी हत्या की गई, और कल मेरी उनसे बात होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमने क्या कमाया, हमने संघर्ष करके क्या ताकत तैयार की है। जब मैं उस बहन को सुन रहा था, दिलीप सैनी की पत्नी को, तो उसने बार बार कहा कि भैया मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप जिस लड़ाई को लड़ते हो उसको जो है न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करते हो,
मैं आपसे आग्रह करती हूँ। तो मुझे एक तरह से तो मेरे लिए भावुक पल था। हम ये सोचते हैं कि भाई पिछड़े वर्ग के लोगों में किस तरह की संवेदनाएं जो हैं, किस तरह की भावनाएं हमारे प्रति है। तो कल उसकी बात सुन के बहन की एक मनोबल मेरा बढ़ा कि मेरी बात जो है, हमारा जो प्रयास है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का बहुजन समाज को एकजुट करने का, उनमें वैचारिक शक्ति पैदा करने का, वो ज़मीन पे जा रहा है। मतलब बटोगे तो कटोगे का आपने काट ढूंढ ली है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और मैंने एक नारा भी दिया है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे। हम अगर अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलेंगे तो ही, देखो जैसे मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं अर्जक संघी, मुझे इस बात में कोई परहेज नहीं, क्योंकि हम वैचारिक आंदोलन को जो है आगे सींचने का काम कर रहे हैं। तो विचार की शक्ति बड़ी शक्ति है, और वो विचार आएगा कहाँ से? सिर्फ मूर्तियों को पूजने से तो नहीं आएगा, सिर्फ माथा टेकने से तो नहीं आएगा। जैसे मैंने कल भी कहा कि सिर्फ नीला पटका पहनने से काम नहीं चलेगा। आपको महान पुरुषों को पढ़ना भी पड़ेगा, उनके संघर्ष को पढ़ना पड़ेगा, और उस संघर्ष पे चलना भी पड़ेगा। आप पे बैक टू सोसाइटी नहीं करोगे, आप समाज में कोई योगदान नहीं दोगे, तो समाज में कैसे बदलाव हो जाएगा? ये कोई किसी बाबा की तरह तो नहीं हो सकता कि जादू की छड़ी है तो ऐसे हाथ फेर दिया हो जाएगा। नहीं, एक बार समझाना पड़ेगा, 2 बार समझाना पड़ेगा, 10 बार समझाना पड़ेगा। और जो हमारा 90% जो है, जो हमारा परिवार है बहुजन समाज का, जो अंधविश्वास पाखंडवाद में है या अज्ञानता के कारण विरोधियों को शक्ति दे रहा है, उसको वापस अपने घर में लाना तो पड़ेगा। उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई अगर वो किसी कारण से चला गया, हमसे नाराज़ है, या कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो गया तो इस आधार पे उसको ऐसे अलग होकर बैठ जाए। ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। जैसे सरदार पटेल साहब ने कहा था, जब बाबा साहब ने इस्तीफ़ा लिखा, कि मैं किसान हूँ, मैं बीज देख के पहचान लेता हूँ कि ये पौधा, ये वृक्ष कितना फल देगा। तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं भी किसान का भी बेटा हूँ, तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर का भी बेटा हूँ। मैं भी ये जानता हूँ कि कौन सा हमारा नेचुरल अलाइंस है, किस अलाइंस के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह से हम अपने लोगों के हक अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं। आज जो हो रहा है पर्दे के पीछे, आरक्षण भी ख़त्म हो रहा है, नौकरियां भी ख़त्म हो रही हैं, सब निजीकरण हो रहा है, महंगाई आगे बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने बढ़ रही है। जो स्कूल बंद किए जा रहे, 27,000 का ऑर्डर आ गया, 51 पहले बंद हो गए, स्कूल बंद हो रहे हैं। खुल क्या रहा है? धार्मिक दुकानें। तो अभी तो बहुत ज़मीनें नहीं है लोगों पे, उद्योग नहीं है लोगों पे, कोई इस तरह का जो है कोई सेक्टर नहीं खड़ा हो रहा ग्रामीण क्षेत्रों में कि लोगों को रोजगार मिल जाए। जुल्म जाती हो रही है, हत्याएं हो रही है। मैं मुख्यमंत्री से एक बात में खुश हूँ कि वो अपनी बात पे स्पष्ट है, वो वोट किस सबकी लेंगे और काम किन के लिए करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका उदाहरण हमने देखा कि अमन सोनकर भी यहीं रहता था और पांडे जी भी यहीं रहते थे। मुझे पांडे जी के परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, उनकी आवाज़ उठाना मेरी दायित्व है संविधान के अकॉर्डिंग। मैंने उनकी आवाज़ भी उठाई, लेकिन उनके परिवार से मिलने का मुख्यमंत्री जी पे समय है, उनकी मदद करने का समय है। लेकिन अमन सोनकर के परिवार का पे ना मिलने का समय, ना उनकी मदद करने का। दूसरा, अभी उनका जो बयान आया कि मैं अयोध्या गया था, मैं फलानी बस्ती में गया, मैंने उनको दिए बातें दी। उनसे स्कूल कॉलेज छीन लो, उनसे यूनिवर्सिटी छीन लो, उनसे हॉस्पिटल छीन लो, उनको दिए बाती मोमबत्ती पकड़ा दो उनके हाथ में, उनके हाथ में पटाखे पटका दो। उसका रिजल्ट क्या है कि जल के सब खाक, तो कुछ बचे ना। बस उनको ये पकड़ा दो, और उनसे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो मूल मंत्र है, उस वैचारिक शक्ति को छीन लो। उनके बच्चों के आगे बढ़ने की जो रास्ते हैं उसको बंद कर दो। दिया बत्ती धूप बत्ती, हरिजन शब्द इस्तेमाल किया था, हरिजन बस्ती में, तो अभी तो रगड़ दिए पकड़ के। अभी आप समझो ना, संवैधानिक पद पर बैठा आदमी जानबूझ के वो अपमान करते हैं। वो एक तरफ अपनी जो है जाति पे घमंड करते हैं, दूसरी तरफ इन जातियों को जाति के आधार पर जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें जो अपमानित शब्द हैं वो कह के वो इनका मजाक उड़ाने काम करते हैं। इसलिए कभी कभी रगड़ना पड़ता है। आपके 2 पत्र बहुत वायरल हुए। पहले SC ST कर्मचारी अधिकारियों को लेकर आपने मुख्य सचिव से पूछा, फिर OBC और मुस्लिम वर्ग और अल्पसंख्यकों को लेकर के पूछा। क्या जानना चाहते हैं? इनका जो जातिवाद है वो एक्सपोज करना चाहते हैं, या ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने जाति के आधार पर SP DM और SSP सब बना रखे हैं? दोनों ही चीज़ करना चाहता हूँ। पहले अपने लोगों की आंखें खोलना चाहता हूँ कि उनको पता लग जाए कि वो जो इनकी बातों में अक्सर आ जाते हैं कि वो ये वर्ग, ये जो पार्टियाँ उनकी हितैषी है, तो उनको ये पता लग जाए। और सिर्फ मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने देश भर के जितने स्टेटस सबको मैं पत्र लिख रहा हूँ, सेंटर को भी लिखूंगा, सारे चीफ सेक्रेटरी। अभी सिर्फ एक पत्र है, 2 पत्र, अभी और पत्र आएंगे। ठेकेदारी में क्या स्थिति है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया है, जिसकी मैं आपसे जिक्र कर रहा था। इसी संविधान ने इन्होंने हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है।
और अगर वो हिस्सेदारी, वो सरकार जो सबके साथ सबके विकास की बात करती है, जो बटेंगे कटेंगे नारा देती हैं, कट तो हम बहुत लंबे समय से रहे हैं, तब भी आप यहीं थे, तब तो हम बटे भी नहीं, तब भी कट रहे थे, तब आपके जो है तमाम तरह का आपका काम करते थे और मांगे भी आपकी दया पे जीते थे, तो भी जुल्म सह रहे थे। तो आज जो है मैंने अपने लोगों की हिस्सेदारी के बारे में पूछा। मैं चाहता था कि इस पे लोगों के मन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि इस वास्तविक स्थिति से जागरूक कराना चाहिए। और मैं देखो टेक्निकल आदमी, वकील भी हूँ, मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि सरकार की छवि खराब हो। क्या तो सरकार ने बहुत ज़्यादा लोगों को जिम्मेदारी दे रखी हो, हमें पता ही ना हो तो बता दो, तो अपने आप बता दो भाई। ऐसा हो सके विरोधी उनकी छवि खराब करने का काम हो तो आप अपने आप बता दो कि भाई आपने जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितने लगाए हैं। अभी तो यूनिवर्सिटी के कुलपति भी पूछने हैं जो स्टेट की है, फिर सेंटर वाले भी पूछने हैं, अभी तो बहुत कुछ पूछना है। अभी तो ये पूछना है, जैसे पत्र में लिखा कि डीएम कितने लगाएं, एडीएम कितने लगाएं, एसडीएम कितने लगाएं, कानून को कितने, तहसीलदार कितने लगाएं, मंडल में कमिश्नर कितने लगाएं, एडीजी कितने लगाए हैं, डीजी कितने लगाए। अभी तो बहुत कुछ, अब तो जेलों में आएगी बात भाई। अब तो हम तो बैठ गए हिसाब करने के लिए भाई, अब छोड़ेंगे थोड़े। अभी तो पूछना है कितने अधीक्षक लगाए जेलों में, कितने जेलर लगाए, कितने डिप्टी जेलर लगाए, अभी तो बहुत कुछ पूछना है। ठीक है, सीआरपीएफ में भी पूछना है, अब तो पूरी सरकार से पूछना है, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की है। हम अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तो पूछना है एसएचओ कितने हैं, सीओ कितने हैं, एसपी एसएसपी कितने हैं, अभी तो बहुत कुछ पूछना है और इसका जवाब लेंगे हम लोग। अभी ऐसे छोड़ने वाले नहीं, अभी तो पूछना है। पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साके, कुशवाहा, बिंद्र, राजभर, केवट, मल्ला कितने एसएचओ बनाए, कितने एसपी बनाए, कितने एसएसपी बनाए, कितने डीएम बनाए, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटी कितने बनाए, अभी जरा पूछना है। कन्नौजा कितने बनाए, अभी तो पूछना है। यादव कितने एसएचओ हैं, मुसलमान कितने एसएचओ हैं, मुसलमान कितने एसपी एसएसपी हैं, अभी तो हक की बात शुरू हुई है। अब तो सीधी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बात थी कि लड़ाई हिस्सेदारी हकदारी की, तो उस पर सवाल होगा। और अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को कहना चाहता हूँ, जिन नेताओं को आपने वोट दे के मौके दिए, शायद उनको आपकी पीड़ाओं का एहसास नहीं, जो मुझे आपके पढ़े लिखे बच्चों की बेरोजगारी का एहसास है, उनके दम घुटते सपनों का एहसास है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पहले तो मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लिए लगातार चर्चा कर रहा हूँ, और आप देखो जातिवार जनगणना में जितनी बार मैंने आवाज़ उठाई है, पार्लियामेंट में शायद किसी ने ना उठाई हो, सड़कों पे उठाई है, तो अब सुरसुराहट है कि जातिगत जनगणना करा रहे हैं, लेकिन बिना कास्ट के कॉलम के कराएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो अभी मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होनी है, अभी जातिवार जनगणना होनी है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। अभी तो जो यूनिवर्सिटी में हमारे SC ST OBC के बच्चों का दमन हो रहा है, उस पर भी जो है सवाल पूछना पड़ेगा कि आपने यूनिवर्सिटी में चांसलर कौन बिठा रखे हैं, क्या हिस्सेदारी दी है SC ST OBC को जिनका वोट लेते हो। और जैसा मैंने पहले कहा, स्पष्ट है मुख्यमंत्री, वोट इन सबका लेना है और लट भी इनको बाद में सबको मारने हैं, काम अपने लोग करना है। अच्छा, अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश पर इस समय आपका फोकस है, आप लगातार मुख्यमंत्री की तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल भी पूछ रहे हैं, क्या प्रदेश की क्या योजना है आगे उत्तर प्रदेश? देखिए, अर्जुन का जो निशाना है वो मछली की आंख पे है, तो अब इधर जो चंद्रशेखर का निशाना है वो उत्तर प्रदेश पे है। देश के सबसे बड़े सूबे को सिर्फ इस बात के साथ नहीं छोड़ा जा सकता कि सरकार नहीं है। सरकार का मतलब नहीं है तो क्या अब निरंकुश होने दें शासन को? अब वो मुख्यमंत्री निरंकुश हो, किसी के घर पे बुलडोजर चला दो, 60 साल से 70 साल से कोई रह रहा, आ जाओ, कोई उनके खिलाफ एप्लीकेशन करो, चलो बुलडोजर चला दो, चलो इनकाउंटर कर दो उठा के, चलो थाने में ले जाकर पीट के मार दो। अब सवाल अधिकारों के हैं तो जवाब देना पड़ेगा, और नज़र अभी आज नहीं बताता, आज बता दिया तो बेचैन हो जाएंगे। इसको पर्दे में ही रहने दो आप। प्लानिंग है मतलब पूरी? अरे सब प्लानिंग, गोली खाए बैठे हैं, पत्थर खाए बैठे हैं, ऐसे थोड़ा ही छोड़ देंगे, लाठियाँ खाए बैठे हैं। जब तक अपने लोगों के अधिकार उनके हाथों तक नहीं पहुंचा देते, उनके हाथ जो ऐसे हैं, और जब तक उनके हाथ देने वाले नहीं बनाते, तब तक रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। मौत चाहे कल आ जाए। एक अभी अखबार में खबर छपी, आपने भी पढ़ी होगी कि भाई 11 मुकदमे MP MLA कोर्ट में ट्रांसफ़र करते। हमने कहा 11 नहीं, सारे कर दो और कल करा दो सज़ा, क्योंकि कोर्ट आपकी, सब कुछ आपका है। इनसे कोई डरने का मतलब नहीं, अपना काम करना है। जिस संवैधानिक पद पर हैं उसके दायित्व का निर्वहन करना है। रोज़ सवाल होंगे, रोज़ जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब दोगे तो सड़कों पे आके जवाब मांगे, मीडिया के सामने, प्रेस के सामने बैठ के जवाब मांगे, और तब भी नहीं दोगे तो पार्लियामेंट में सवाल खड़ा करेंगे। और अगर पार्लियामेंट में नहीं तो फिर जंतर मंतर है दिल्ली में, लखनऊ में बहुत सारी जगह, फिर यहाँ इन सड़कों से जवाब मांगेंगे। लेकिन
अब अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और जो मौजूदा नौजवान हैं सभी जाति धर्मों वर्गों के, उनके नौकरी रोजगार के लिए, बैकलॉग भरवाने के लिए, उनके लिए उनकी जो है अच्छे स्कूलिंग के लिए, अच्छे जो है कॉलेज मैनेजमेंट के लिए, अच्छे जो हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं आए इलाज की, उसके लिए, महिलाओं पे को घर के रोजगार के लिए, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक, ग्राम चौकीदार, सबकी वेतन वृद्धि के लिए, और पीआरडी के जवानों के लिए, होमगार्ड के जवानों के लिए, पुलिस के जवानों के लिए, तमाम वर्गों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सबकी पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़नी है। मैंने इस मामले को लगातार उठाया पुरानी पेंशन के, तो पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़नी, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक क्या तो हम नहीं हारते या सरकार नहीं हारती। देखना ये सरकार ही हारेगी, उम्मीदें बना, बहुत विश्वास लेके आए हम लोग, उन्होंने वोट भी दिया है, नोट भी दिया। आज अब समय आ गया है कि उनको उनके पैरों पे खड़ा करने में योगदान देना। और जिस दिन आप देखना, एक बात आपसे सार्वजनिक कर रहा हूँ, जब से खिलाफत मूवमेंट का कार्यक्रम हुआ था, मैं उसमें चीफ गेस्ट बना गया था महाराष्ट्र में, उस दिन से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफार्म था कि देश भर, दुनिया भर के मुस्लिम समाज पे मैसेज गया। उसमें चीफ गेस्ट बनाने का मतलब ये था कि वो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। उस दिन से एक षड्यंत्र तमाम लगातार चलाया जा रहा है कि भाई चंद्रशेखर को, हाँ वो सब वो उसी का हिस्सा है। मैं वकील हूँ, मैं सब समझता हूँ, और भी बहुत सब चीज़ें हो रही हैं। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि इतनी मजबूती से चंद्रशेखर आवाज़ उठा रहे हैं मुस्लिम समाज की, सिख समाज की, जैन समाज की, क्रिश्चियन समाज की, ये आवाज़ कमज़ोर पड़े और इनमें कोई आपसे विवाद हो जाए। मैं विवाद नहीं करने वाला, मैं तो जिसका हाथ पकड़ता हूँ छोड़ता नहीं, और जब तक जीऊँगा तब तक हर कमज़ोर का हाथ पकड़ के रखूँगा। इस बात का भी आज आपके मंच से, इस प्लेटफॉर्म से वादा करता हूँ। कुल मिलाकर जो पत्र लिखे गए हैं मुख्य सचिव को, मैंने भी बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं। पत्रों ने ऐसा लगता है कि योगी सरकार को फंसा दिया। जवाब देंगे तो फंसेंगे, नहीं देंगे तो आप सदन में आवाज़ उठाएंगे। भाई आप कल कहो ना आंकड़े गलत हैं, तो आंकड़े आप दे दो, और नहीं देते तो फिर कल वहाँ से पूछेंगे, वो तो देने ही पड़ेंगे। इस पद की अहमियत है तो वो तो देने ही पड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी से मेरा पद वद छीन लो। बाकी मरने वाला मैं भी हूँ नहीं, क्योंकि संतों, गुरुओं, महान पुरुषों का और मेरी करोड़ों माओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, भाइयों का प्यारा आशीर्वाद मेरे साथ है। वो तमाम संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य, 5 बार MP, 6 बार MP, 7 बार MP, उनके लिए एक संदेश है कि कितने समय रहूँगा ये तय नहीं है, लेकिन जितने भी समय रहूँगा बहुजन एकता के लिए और इस समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम करता रहूँगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान, और आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।